क्या तुम भी ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, शिवांशु अग्रवाल जैसी 3D डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग करने के साथ साथ डिकोडिंग वाइटी, ट्यूब सेंसी, टेक्सचर जैसे फैक्ट वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, वो भी बिना पीसी या लैपटॉप यूज किए, तो ये बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि इस वीडियो में तुम सीखोगे म्यूजिक ऐड करके उसके बीट को सेट करना, वीडियो को इम्पोर्ट करके ट्रिम एंड स्प्लिट करना, ट्रांजिशन या इफेक्ट्स लगाना, टेक्स्ट ऐड करके उसको एनिमेट करना, ऑटोमेटिक कैप्शंस लगाना, नॉइस रिमूव करना, वीडियो स्टेबलाइजेशन से लेकर मोशन ट्रैकिंग करना, कलर ग्रेडिंग करना, बैकग्राउंड रिमूव करना, HDR इफेक्ट्स लगाना, 3D एनिमेशंस करना और फ्रेमिंग, फ्रीजिंग और भी बहुत कुछ है इस फ्री कोर्स के अंदर। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें वायरल थंबनेल बनाना हो या बड़े क्रिएटर्स के जैसे एडिटिंग करना हो या ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करने में कोई कंफ्यूजन हो, तो तुम्हें इसी चैनल पर सब इश्यूज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर तुम इन वीडियोस को देख के प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रो लेवल एडिटिंग मटेरियल जिसमें बैकग्राउंड्स, फ़ॉन्ट्स, ओवरलेज, डॉक्यूमेंट्रीज एंड फैक्ट्स वीडियो एडिटिंग मटेरियल शामिल हैं। तो देर किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं। अब एलाइट मोशन को ओपन करने से पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है एलाइट मोशन। उसके बाद सेकंड वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन के ऊपर क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस शो होगा। अब इतना हो जाए तो उसके बाद एक्सेप्ट एंड ऑल कंटिन्यू पर जाना है एंड गेट स्टार्टेड कर लेना है। जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो एक्सेस लेने के लिए हमें कहेंगे कि प्रो फीचर यूज करें, जिसमें आप वीकली भी पे कर सकते हो और ईयरली भी पे कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको कुछ भी पे नहीं कर रही, तो मैं नॉट श्योर येट करके इसको इनेबल कर दूंगी और कंटिन्यू विद फ्री ट्रायल कर दूंगी। लेकिन अब इन सब फुजूलियात से बचने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाना है और NI Editech सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद ऊपर क्लिक करना है तो इस तरह का ये शो होगा। तो आपने जाना है लिंक्स में और लिंक्स में जाने के बाद एलाइट मोशन सर्च कर लेना है और उसके बाद उसके ऊपर क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। अब एलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। एलाइट मोशन पर आने के बाद कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस शो होगा। तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या आप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं कि किस तरह हम यूज कर सकते हैं एलाइट मोशन को। सेकंड पॉइंट इज ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ ट्यूटोरियल्स हमें दिए जाएंगे कि किस तरह हम एलाइट मोशन यूज कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, बेसिक है, तो फिर आप तो ये देख लें, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सब को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पॉइंट पर आता है प्लस आइकन। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस होता है कि आपने वीडियो यूट्यूब के हिसाब से बनानी है, शॉर्ट्स बनानी है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है। अब उसके बाद बारी आती है रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन मींस कि आपने जो वीडियो बनानी है या वीडियो सेव करनी है वो 1080 पिक्सल पर करनी है या उससे लो क्वालिटी पर करनी है या उससे भी लो क्वालिटी पर करनी है। उसके बाद है फ्रेम रेट। फ्रेम रेट के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि रेजोल्यूशन के साथ साथ ये कितना होना चाहिए। तो मैं इसको आपको रेकमेंड करूंगी, इसको 30 रखना है। जैसे ही इसको थोड़ा सा कम करेंगे ये है थोड़ा ब्लरी सा शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ग्रीन। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एलाइट मोशन हमसे पूछता है कि आप अपना बैकग्राउंड किस कलर का रखना चाहते हैं, ब्लैक, व्हाइट, लाइट ग्रे या फिर ट्रांसपेरेंट। तो जब हम PNG या कुछ इस तरह की चीजें बनाना चाहते हैं तो उस टाइम हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यूज करते हैं। उसके बाद क्रिएट अ प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, बट अभी मैं इसको चेक नहीं करती। अभी हम थोड़ा सा और पॉइंट्स समझ लें। तो अब प्रोजेक्ट्स की बारी आती है कि जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं वो यहाँ पर आपका काम मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट्स के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो उस पर यहाँ पर आता है कि आप कौन सा टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपलोड ऑप्शन शो हो रहा है कि अपलोड के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर मौजूद आपके अपने जो XML फाइल है उसको सेलेक्ट करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि XML फाइल क्या होती है। किसी और के प्रोजेक्ट को अपने ऐप के अंदर ऐड करके उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके उसको यूज करना XML कहलाता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी ये टॉप लेफ्ट साइड पर आपको 3 डॉट्स शो हो रहे होंगे। तो जब इनके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लो क्वालिटी प्रीव्यू, डेमो मोड, लो, हाई, अल्ट्रा, ये जितने भी हैं, और यहाँ पर 2 सेकंड्स शो हो रहा है। ये 2-3 सेकंड्स वो होते हैं कि जब हम कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं या कोई शेप सेलेक्ट करते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर वो जो शो होती है वो 2 सेकंड्स के लिए शो होती है या 5 सेकंड्स के लिए शो होती है। तो मैं इसको 5 सेकंड्स कर देती हूँ। अब आते हैं प्लस आइकन पर और प्लस आइकन को ऊपर क्लिक करने के बाद क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर जाना है। उसके बाद मैं यहाँ मीडिया पर क्लिक करके कोई एक वीडियो को या एक PNG को
सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद अब ऊपर आप देखो तो टॉप 3 साइड पर आप क्लिक करोगे तो सेव टू माई एलिमेंट्स। अब आप नोटिस करो कि कुछ थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था एलिमेंट्स का कि अगर यहाँ सेव टू माई एलिमेंट्स के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो अगर मैं वापस जाऊँ, यहाँ एलिमेंट्स ऑप्शन शो हो रहा है, तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरा वो PNG यहाँ ऐड हो चुका है। यानी इसको एज अ एलिमेंट्स को हम सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। तो इसको जैसे सेलेक्ट किया मैंने, अगेन टॉप राइट साइड पर 3 आइकन्स पर क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टली मींस के जब इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो चुकी है, और वर्टिकली तो इसको थोड़ा सा अपोजिट की डायरेक्शन चेंज हुई है। उसके बाद फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिल कंपोजिशन आ रहा है कि जो भी स्क्रीन है उस सब को कवर कर लेना। अब यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगी तो स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया, इसको स्ट्रेच कर देना। स्ट्रेच कंपोजिशन एरिया होता है कि एज इट जो अवेलेबल स्पेस है, अवेलेबल प्लेस है, उसके अंदर आपने इमेज के साइज को एडजस्ट कर देना है। अब इतना हो जाए तो उसके बाद अब आप नोटिस करो यहाँ पर अंडो और रीडो का ऑप्शन है। अंडो के ऊपर क्लिक करूंगी तो जो चेंजिंग्स की हुई थी वो सारी चेंजिंग्स जो है ना यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगी, और अगर इसको क्लिक करूंगी तो ये वापस आना शुरू हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पूरे इलाइट मोशन के अंदर किरदार अदा कर रहा है वो है लेयर्स। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो सिलेक्ट लेयर्स हो जाएगा। जैसे मैं सिलेक्ट लेयर करूंगी तो जो लेयर थी वो हमारी देखें सिलेक्ट हो चुकी हुई है, और अगर मैं इसको खत्म करती हूँ क्लियर सिलेक्शन तो ये बिल्कुल ही जो सिलेक्ट हो गई थी वो खत्म हो गई है। इसके अलावा डुप्लीकेट करना हो अगर तो मैं इसको जरा सिलेक्ट करती हूँ और इसको डुप्लीकेट कर देती हूँ, तो ये देखो 2 लेयर्स में आ गया। उसके बाद यहाँ पर आता है कि अगेन इसको सिलेक्ट करो और इसको कॉपी लेयर भी हो सकता है। इसको अगर हमने कॉपी कर दिया है तो यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम वापस जाकर किसी और प्रोजेक्ट के अंदर भी इसको पेस्ट करके सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर पेस्ट लेयर करूंगी तो ये हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका हुआ है। ये तो सिर्फ एक लेयर है, जब मल्टीपल लेयर्स आई हुई होती हैं तो उन मल्टीपल लेयर्स को दोबारा से बनाने से बेटर है कि उन्हीं लेयर्स को कॉपी करके दूसरे प्रोजेक्ट में पेस्ट करके हम एनिमेशन कर सकते हैं। वापस आती हूँ और अगेन इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो अब आपको ये वाला आइकन शो होगा यहाँ पर। इसका मतलब होता है कि 3D कैमरा ऑन करना। तो कैमरा और नल इफेक्ट्स को मैं थोड़ा सा आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप इतना ही समझ लो। इसको मैं हाइड कर देती हूँ। ओके, वीडियो को ट्रिम एंड स्प्लिटिंग वगैरह करने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाकर एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, और अब आप देखो कि वीडियो जो है वो बिल्कुल ही एक तरफ से साइज इसका बचा हुआ है। तो ऊपर जो आपको सेटिंग आइकन शो होता है इस पर क्लिक करके 16:9 साइज एडजस्ट कर देती हूँ, और उसके बाद लेयर के ऊपर सिलेक्ट करके टॉप राइट साइड पर 3rd आइकन पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। इतना हो जाए तो उसके बाद अब थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है। अब मैं सपोज अब इस लेयर को सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे यहाँ से बैक वाला यानी फर्स्ट पार्ट मुझे इसका नहीं चाहिए, तो मैं इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूंगी और ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब जब ये खत्म हो गया तो अब आप देखो कि ये हिस्सा और ये सारा हिस्सा ऐसे बचा हुआ है। तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी ऐसे, और सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला आइकन शो हो रहा होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो वो बिल्कुल शुरू में आ जाएगी, ठीक है। और अब मुझे यहाँ से अगर सेलेक्ट करो और मुझे इसका आउटवर्ड यानी इस वाइट वाली लाइन के बिल्कुल राइट साइड वाला हिस्सा नहीं चाहिए, तो मैं इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको रिमूव कर दूंगी। बट अगर किसी भी सिचुएशन में ऐसा हो कि मुझे स्प्लिटिंग करनी हो यानी मिड में से कुछ पॉइंट्स निकालने हो, तो फिर मैं यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक कर दूंगी। अब आप देखो ये 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो गया है। तो अब सपोज यहाँ से यहाँ तक मुझे जो है ना वो एक पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके स्प्लिट कर दूंगी, ठीक है। अब ये 3 लेयर्स बन चुकी हैं। इसका मतलब कि ये हिस्सा और ये, अब इनमें से जो हिस्सा मुझे रिमूव करना है तो मैं उसको सिलेक्ट करके टॉप साइड पर जाऊंगी और डिलीट आइकन के ऊपर क्लिक कर दूंगी। अब आप नोटिस करो इसके दरमियान में फिर खला आ चुका है। तो इसके 2 तरीके होते हैं कि इसको सिलेक्ट करके आगे की तरफ इस तरह ड्रैग कर लेना, जो कि ऑफिशियली नहीं है, बल्कि लेफ्ट साइड पर थोड़ी देर के लिए टैप करके रखना है तो इस तरह का आइकन शो होगा। और इसको जहां तक लेकर रखना चाहते हैं तो वाइट लाइन उसको वहीं एडजस्ट करके इसको ऐसे क्लिक कर देना है। तो अब उम्मीद है आपको स्प्लिटिंग और ट्रिमिंग वगैरह करने का तरीका आ चुका होगा। अब मैं इसको सारे को अंडो करके इसको एक ही लेयर बना देती हूँ। उसके बाद अब मैं चाहती हूँ कि इसकी जो है ना स्पीड को कम या ज़्यादा करूँ, तो इसके ऊपर जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगी तो अब आप देखो कि लेफ्ट साइड पर एक आइकन शो होता है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी।
अब ये जो व्हाइट सा डॉट शो हो रहा है, इसका मतलब होता है कि इससे आगे की तरफ जाएंगे तो स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इसके अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब देखें बिल्कुल ही स्लो मूव होना शुरू हो गया है। अब अगेन इसको यहाँ पर मैंने सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव किया है, 3x तक लेकर चली जाती हूँ। अब इसको मैं ज़रा देखती हूँ, देखिए कितनी फास्ट स्पीड हो चुकी है। उम्मीद है इधर तक समझ आ गया होगा। अब आप यहाँ एक और चीज भी कर सकते हो कि स्लो एंड फास्ट मूवमेंट इसकी करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर जाती हूँ, एक और की फ्रेम ऐड कर देती हूँ। की फ्रेमिंग से याद आया कि अगर तुम्हें की फ्रेमिंग के बारे में कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो इस वाले क्लिप को जरा गौर से देख लो। ग्राफिक कर्व्स। अब ये ग्राफिक कर्व के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं इस तरह के, तो हमें इस तरह का इंटरफेस शो होता है। इधर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है कि स्टार्ट पॉइंट जो होता है ये वाला मीट, जैसे मैं इस पॉइंट को यहाँ ले आती हूँ, ये होता है स्टार्ट पॉइंट और ये होता है हमारा एंड पॉइंट। अब स्टार्ट पॉइंट अगर इस तरह ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, इसका मतलब हमारी जो वीडियो होगी या कोई भी शेप होगी वो स्टार्ट से ही क्या हो जाएगी, तेज फास्ट मूव करेगी। ठीक है, तो चलो दिखाती हूँ। ये एक मिनट, अब आहिस्ता होना शुरू हुआ, एकदम से फास्ट मूव करेगी। ओके, अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेकर जाती हूँ ऐसे, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक शुरू से ही स्लो फिर एकदम से फास्ट हो गई। इसका मतलब कि ग्राफ, जब कोई सा भी ग्राफ हो, जब नीचे यानी ये बराबर है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, जब नीचे की तरफ होगा तो हमारी जो शेप है वो आहिस्ता से मूव करेगी। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ होगा तो हमारी शेप जो है वो बड़ी फास्टली मूव करेगी। ठीक है, इस तरह हम अपनी मर्जी से इसके अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजिंग्स कर सकते हैं। जैसे अब मैंने ऐसे किया हुआ है, अब ये तो कोई कर्व ना हुआ, बट इसके यहाँ ये वाला जो पॉइंट आता है सर्कल पॉइंट शुरू वाले में, तो एकदम से ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये इस तरह, तो इसमें क्या होगा, दोनों इक्वली मूव करेंगे। स्टार्ट फिर फास्ट, जितनी स्पीड से स्टार्ट करेगा उतनी ही स्पीड से ये क्या होगा, फास्ट होगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक ग्राफ्स के बारे में समझ आई होगी। तो अब बारी आती है शेप्स की। तो शेप्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने एक इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। अब प्लस आइकन पर जाकर मैं कोई सा भी एक इमेज सिलेक्ट कर लेती हूँ। सर्कल इमेज जैसे ही सिलेक्ट हुआ तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है एडिट शेप का। तो एडिट शेप के ऊपर क्लिक करके इनके साइजेस को हम कम या बढ़ा सकते हैं। जैसे अब मैं एक्स एक्सेस को बढ़ा रही हूँ तो इसकी शेप इस तरह चेंज हो रही है, और मैं वाई एक्सेस को बढ़ाती हूँ तो इसकी शेप भी इस तरह बदल रही है। तो मैं अब इसके ऊपर ड्रैग करके इस तरह सेटिंग कर देती हूँ ताकि दोनों में चेंजिंग्स बिल्कुल भी ना हो। 400 और इसका साइज भी मैं 400 ही कर देती हूँ, और इसका कलर जो है मैं वो वाइट कर देती हूँ। अब इसको 3D सर्कल बनाने के लिए मैं इसके कलर को हाइड कर दूंगी और शेडो वाले में ऑप्शन में जाकर इसको इस तरह सेट कर दूंगी। तो इसको थोड़ा सा ऐसे, ओके, अब हमारे पास सर्कल बन चुका है। उसके बाद मैं अगेन प्लस आइकन पर क्लिक करूंगी और सेकंड शेप को सेलेक्ट करके इसका साइज भी एडिट शेप में जाकर बढ़ा देती हूँ, और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसको ऐसे स्पेस के ऊपर ऐसे सेटिंग कर देती हूँ, और इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ। तो अब मैं चाहती हूँ उसका शेडो थोड़ा सा कम पड़े, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इस थर्ड वाले आइकन के ऊपर जाकर इसको भी थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि लाइट सा मेरे पास टच आए। तो अब इसको एक एनिमेशन से पहले इसकी सेटिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी।
अब स्टार्ट पॉइंट की सेटिंग कर ली है, उसके बाद एंड पॉइंट को भी मैं सेट कर लेती हूँ एनिमेशन से पहले। तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके रख देती हूँ। अब यहाँ पर मैं एक की फ्रेम दूंगी और थोड़ा सा आगे की तरफ जाकर एक और की फ्रेम दे देती हूँ और इस तरह चेंजिंग कर देती हूँ। इस तरह शेप्स से हम बहुत अच्छी सी एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ इन दोनों को लॉन्ग टैब करके ग्रुप भी कर सकती हूँ। ग्रुपिंग के बारे में मैं थोड़ी डिटेल आगे की तरफ जाकर बताऊंगी। अभी मैं इसको ऐसे ही सेटिंग कर देती हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगी और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। उम्मीद है आपको शेप्स के बारे में समझ आ चुकी होगी। अब बारी आती है म्यूजिक की, क्योंकि म्यूजिक के थ्रू ही हम किसी भी वीडियो के अंदर इमोशंस को जनरेट कर सकते हैं। मोटिवेशन, सैड, कोई से भी इमोशंस को ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं और अपनी वीडियो को 10x एंगेजिंग बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। अब ऑडियो को सिलेक्ट करने से पहले मैंने कुछ इमेजेस ऐड कर लिए हैं और उनको इस तरह से सेट कर लिया है। अब बारी आती है प्लस आइकन पर क्लिक करके ऑडियो के ऊपर जाकर किसी भी ऑडियो को सिलेक्ट करने की। तो मैं इसमें होलो म्यूजिक को सिलेक्ट कर देती हूँ। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप नोटिस करो कि किस तरह का हमें ये इंटरफेस शो हो रहा है। तो जो फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा है इसके मुताबिक हम अपने म्यूजिक की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ रही। अब सेकंड पॉइंट आता है जिससे हम ट्रिमिंग कर सकते हैं लेफ्ट साइड की। इसको स्ट्रेच करके दिखाती हूँ जिससे ये मुझे शो हो रहा है कि इसकी जो रिदम है यहाँ से स्लो है और यहाँ से रिदम फास्ट स्टार्ट हो रही है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करके मैं इस वाले आइकन के ऊपर जैसे क्लिक करती हूँ तो लेफ्ट पार्ट यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर आकर इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके लॉन्ग टैब करके इस व्हाइट वाली आउटलाइन को यहाँ रख के और इस वाले एरो के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखिए शुरू में आ गया है। तो अब आपने नोटिस किया होगा कि जहां सस्पेंस क्रिएट करना हो तो वहां पर बिल्कुल सस्पेंस म्यूजिक स्लो कर देते हैं और जहां पर एक मोटिवेशन देनी हो ऑडियंस को या फिर तवज्जो दिलानी हो तो फिर म्यूजिक की आवाज बिल्कुल हाई कर देते हैं। तो चलो मैं भी वैसे ही इसको एडिट करके दिखाती हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर जाती हूँ। सपोज इस पॉइंट पर मुझे ऑडियंस को सस्पेंस क्रिएट करवाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी। अब देखें यहाँ पर आकर मैं एक की फ्रेम दे देती हूँ। की फ्रेम दे देने के बाद जितना हिस्सा मैं चाहती हूँ सस्पेंस ज्यादा क्रिएट कर सकूं तो यहाँ एक और की फ्रेम लगा के मैं म्यूजिक की आवाज बिल्कुल ही स्लो कर देती हूँ। तो इस तरह ये चलता जाएगा। थोड़ा सा आगे की तरफ जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि अब यहाँ से एकदम ये हाई हो तो फिर यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगी और थोड़ा सा आगे की तरफ जाकर इस तरह इसकी वॉइस में फुल कर दूंगी। यही स्लो और हाई करने के दौरान ही अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना है या कोई और सेगमेंट स्टार्ट हुआ है तो एक और म्यूजिक को भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ऑडियो में जाकर राइजर इफेक्ट को ऐड करके यहाँ से सस्पेंस को क्रिएट करवा सकती हूँ और इसकी वॉइस पीछे वाली ऑडियो की वॉइस की निस्बत थोड़ा सा हाई कर देती हूँ, जिससे ये फायदा होता है कि ऑडियंस बोर नहीं होती और वीडियो को एंड तक देखती है। तो इस तरह से किसी भी वीडियो के अंदर हम सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अब जो वीडियो क्लिप हमारे पास है ये AI वीडियो क्लिप है। तो अब मैं यहाँ पर अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ तो यहाँ प्लस आइकन पर जाऊँगी, टेक्स्ट पर जाऊँगी और यहाँ पर लिखूँगी AI वीडियो एनिमेशन कर देती हूँ। अब इतना लिख लिया तो सबसे पहले ऊपर देखें तो मैं इसका कलर वाइट कर देती हूँ। यहाँ पर कलर्स को चेंज किया जा सकता है और यहाँ साइजेस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। मैं इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देती हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ टेक्स्ट तो हमारे पास ऑटोमेटिकली मौजूद होते हैं जो कि लाइट मोशन के अंदर पाए जाते हैं, ये सारे टेक्स्ट। इसके अलावा कुछ हम लोग ऐड खुद कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ इंपोर्ट किए हुए हैं टेक्स्ट वगैरह को और उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करके ऐड कर देती हूँ। इसको ड्रैग करके इसका साइज इस तरह एडजस्ट कर लेती हूँ। एडजस्ट कर लेने के बाद अब इसके बारे में मजीद डिटेल थोड़ा सा आगे चलकर बताऊंगी। अभी उससे पहले AI वीडियो एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेने के बाद अब कलर के ऊपर जाकर मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। इतना हो जाए तो उसके बाद इसको ओके करके इसका साइज एडजस्ट कर देती हूँ और पोजीशन आइकन पर जाकर इसका यहाँ नीचे और यहाँ पर इसका साइज इस तरह बढ़ा देती हूँ।
अब हमें ये टेक्स्ट तो समझ आ गया, बट इसमें अभी हम थोड़ा सा कुछ और एनिमेशन या कुछ और क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, तो बॉर्डर एंड शेडो पर जाती हूँ। ठीक है, अब मैं इसका स्ट्रोक इनेबल कर देती हूँ। अब स्ट्रोक देखें, उसकी वजह से कुछ बहुत ही यूनिक नज़र आ रहा है, तो इसका स्ट्रोक का मैं साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। बॉर्डर एंड शेडो इन सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो उसका क्लिप थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो ये आपने देख लिया। तो उसके बाद अब मैं इसको थोड़ा सा आपको चेंजिंग करके दिखाती हूँ कि सपोज अगर मैं चाहती हूँ स्ट्रोक के अंदर चेंजिंग करना, तो मैं यहाँ पर प्लस आइकन पर जाऊंगी और थोड़ा सा आगे की तरफ भी क्लिक कर दूंगी और शुरू में आकर मैं इसका साइज बिल्कुल छोटा कर देती हूँ, तकरीबन इतना। तो फिर जैसे ही आगे की तरफ जाएंगे तो ये आप देखें तो इसका जो है साइज अगेन बढ़ना शुरू हो गया। मैं चाहती हूँ यहाँ से फिर थोड़ा सा साइज कम हो, ब्लिंकिंग टाइप जैसे एनिमेशन होती है, तो फिर मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इसका साइज बिल्कुल छोटा कर देती हूँ। तो अब इसका देखें स्ट्रोक के अंदर भी हम एनिमेशन और कुछ इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें प्रोमिनेंट शो नहीं हो रहा। तो इसके अभी शेडो के अंदर भी मैं चेंजिंग कर सकती हूँ, या इसके बैक साइड पर मैं इसका बॉर्डर भी ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैंने आउटसाइड सेलेक्ट किया तो इसका बॉर्डर आना शुरू हो गया, तो मैं यहाँ पर इसका कुछ और कलर कर देती हूँ। तो ब्लैक सही लग रहा है, बट अभी आपको समझाने के लिए ही मैंने किया है। तो अब यहाँ बॉर्डर को ख़त्म कर देती हूँ। तो नीचे की तरफ जब जाएंगे तो शेडो है, शेडो इनेबल करके इसका जो मैं साइज़ है इसको सारे को सारे एडजस्ट करके इसका साइज़ मैं बढ़ा देती हूँ। वाई साइज में भी मुझे थोड़ा सा इसका शेडो चाहिए, और शेडो का कलर मैं कुछ और सेलेक्ट करती हूँ, फास्ट एंड स्लो। तो अभी इसी के ऊपर मैं अभी ऐसे ही थोड़ा सा और एनिमेट आपको करके दिखाना चाहती हूँ। तो उसके लिए की फ्रेमिंग के ऊपर जाऊँगी, मूव एंड ट्रांसफॉर्म कर क्लिक करके यहाँ पर, और थोड़ा सा आगे इसी तरह क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस तरह नीचे की तरफ ड्रैग कर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। इस लेयर के ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस तरह तक सेट कर देती हूँ। तो अब इसकी एनिमेशन को देखें, इसी तरह और भी स्मूथ और मज़े मज़े वाली एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ प्रेजेट्स। अब प्रेजेट्स के बारे में जानने से पहले मैं एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करके इसके बॉर्डर को एडजस्ट कर देती हूँ। इतना करने के बाद अब थोड़ा सा आगे जाती हूँ, तो मुझे यहाँ तक जो है ना फर्स्ट पार्ट इसका मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। और बिल्कुल शुरू में आने के बाद मैं इसी लाइन को लॉन्ग टैप करके सिलेक्ट करके शुरू में ले आती हूँ। इतना करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, और सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे आप नोटिस करो तो ये आ गया एडिट शेप। एडिट शेप क्योंकि हमें शेप तो नहीं चाहिए, तो प्रेजेट्स के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। तो हमें कुछ इस तरह के प्रेजेट्स शो होना शुरू हो जाएंगे। शेप 1 कॉपी, इसको सेलेक्ट करने की बजाय मैं नीचे डिस्कवर मोर प्रेजेट्स के ऊपर क्लिक करूंगी, तो कुछ इस तरह से हमें शो होना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह के कलर करेक्शंस में आपको कुछ प्रेजेट्स शो हो जाएंगे, और थोड़ा सा आगे टेक्स्ट एनिमेशंस भी आ जाएंगी, और फिर एफएक्स के थ्रू भी आप इनको चेंजिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि टेक्स्ट एनिमेशंस के अंदर अभी मेरा टेक्स्ट ऐड नहीं किया हुआ, तो थोड़ा सा वापस जाऊंगी और पॉपुलर के ऊपर क्लिक करके मैं कोई सा भी प्रेजेंट सेलेक्ट कर लेती हूँ और इंपोर्ट कर देती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अब मैं एडवांस सेटिंग को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो जब इसको सिलेक्ट किया तो उसके बाद अप्लाई को जैसे ही मैंने क्लिक करना है, तो अब इसको देखते हैं तो ये कुछ स्मूथ सा हमें मिल गया है। अभी मैं इसको वापस करूं तो आप देखें ये ओरिजिनल से हमें वीडियो शो हो रही है। तो कुछ ये प्रेजेंट अगर हमें सूटेबल नहीं लगा तो मैं एक और प्रेजेंट सेलेक्ट करके देख लेती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है एडवांस सिनेमैटिक, तो इसके ऊपर सेलेक्ट करके अप्लाई करके देख लेती हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही स्मूथ और अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ओके कर देती हूँ। सेम यही अगर हम टेक्स्ट के बारे में करें तो टेक्स्ट के बारे में वैसे मैंने पीछे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, बट एक और मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ यहाँ पर, और जल्दी से मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ। और इसका ABC कुछ भी इसका फ़ॉन्ट देने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देती हूँ इतना, और इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देती हूँ यहाँ तक, और ओके कर देती हूँ इसको। तो अब इसका प्रेजेंट सेलेक्ट कर देते हैं। तो अब मैं टेक्स्ट का प्रेजेंट सेलेक्ट करती हूँ, तो वो देखने के लिए टेक्स्ट एनिमेशन पर जाकर ये 2 टाइप्स के टेक्स्ट हमें शो हो रहे हैं, तो मैं फर्स्ट वाले को ही ऐड कर देती हूँ और इसको इंपोर्ट कर देती हूँ। और अप्लाई करने के बाद अब इसको देखते हैं। यस, ऑटोमेटिकली सारे ही की फ्रेम्स वगैरह आपको ऐड हुए हुए दिख रहे हैं। प्रेजेंट्स के बाद अब बारी आती है, तो उसके लिए मैं कुछ इमेजेस को सेलेक्ट कर लेती हूँ
और इमेजेस को बाद में से सेट करूँगी, बट उससे पहले मैं इसका साइज़ 9:6 करके इस इमेज को एज इट इज़ उसके अंदर एडजस्ट कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ है तो मैं इसको लेफ़्ट साइड से रिमूव करके और थोड़ा सा पीछे की तरफ जाकर इतना और एक और इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ, इतना, और फिर थोड़ा सा आगे की तरफ जाकर और इसको रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद एक और इमेज को सेलेक्ट कर लेती हूँ और थोड़ा सा पीछे जाने के बाद इसी तरह मैं कुछ इमेजेस एडजस्ट करती जाती हूँ। ओके, ये हमारे पास कुछ इमेजेस आ चुकी हैं। तो आप इन इमेजेस को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले एक इमेज को सेलेक्ट करूँगी और सेलेक्ट कर लेने के बाद इनको दो तरीके से एनिमेट करके दिखाती हूँ। पहले हम चलते हैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर और इनकी पोजीशंस और इस तरह की एनिमेशंस को चेंज करके सेट कर देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और थोड़ा सा आगे जाकर क्लिक करूँगी और इसको सेलेक्ट करके इस पॉइंट पर Z एक्सेस पर जाकर इसका साइज इस तरह बढ़ा देती हूँ। ठीक है, और अब इसको देखते हैं। ये अब इसको स्मूथ बनाने के लिए मैं साथ साथ ही इसकी स्मूथनेस को एडजस्ट कर देती हूँ। ओके, ये स्मूथ एनिमेशन हो गई एक, और उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ और नेक्स्ट वाली इमेज को सेलेक्ट कर लेती हूँ और अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाकर थोड़ा सा इसको एज इट इज सेलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पर एक की फ्रेम, थोड़ा सा आगे चलकर एक की फ्रेम ऐड कर देती हूँ और फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट कर देती हूँ और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर एक और की फ्रेम देती हूँ दोनों सेटिंग्स के साथ ही, और यहाँ पर फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसको राइट साइड पे कर देती हूँ। अब इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाती हूँ, इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद टेढ़ा कर देती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें शो हो, और इसका की फ्रेम थोड़ा सा आगे कर देती हूँ। अब इतना हो जाए तो उसके बाद थर्ड वाली एनिमेशन की बारी। इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद अब शुरू में आना है और थर्ड वाली लेयर को सेलेक्ट करके इसको ऐसे यूज़ कर लेती हूँ और बिल्कुल ही शुरू में आके यहाँ थर्ड वाला आइकन इसको सेलेक्ट करके इसका साइज़ छोटा कर देती हूँ और अब इसका साइज़ बढ़ा देती हूँ और इसी तरह थोड़ा सा आगे की तरफ जाती हूँ और शुरू में आने के बाद फोर्थ आइकन के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर की फ्रेम दे देना है। शुरू में जाने के बाद इसको ऐसे कर देती हूँ और वाई एक्सेस पे भी साथ साथ इसकी सेटिंग करती हूँ। ओके, और इसका थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर जाती हूँ। तकरीबन मैं सारी ही एनिमेशंस आपको करके दिखा रही हूँ। अब लास्ट वाली की बारी आती है तो उसके ऊपर उसकी वजह से प्रेजेंट्स के ऊपर जाना है और यहाँ पर डिस्कवर मोर एस्पेक्ट्स और इसके ऊपर मैं कलर करेक्शन के ऊपर जाकर तो अब इस वाली एनिमेशन को सेलेक्ट करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पर जाना है और यहाँ पर एक की फ्रेम देना है, थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है और शुरू में जाते हुए इसको बिल्कुल ही ब्लर कर देना है। इतनी ओपेसिटी इसकी कम कर देनी है। स्मूथनेस के लिए फिर मैं वही एक की फ्रेम सेलेक्ट करती हूँ। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर फर्दर चेंजिंग्स हो तो मैं यहीं पर नीचे की तरफ जाऊंगी और डार्कन के ऊपर और कंट्रास्ट के ऊपर जाकर ओवरले के ऊपर क्लिक कर दूंगी। क्लिक कर लेने के बाद अब देखती हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगी और Z एक्सेस के ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आगे की तरफ जाने के बाद इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर आती हूँ और इधर पर आकर मैं स्टॉप कर देती हूँ। तो उम्मीद है ये एनिमेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब तुम ये जानोगे कि कैसे इफेक्ट्स को यूज़ किया जा सकता है और वीडियो को 10x एंगेजिंग बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इमेजेस को सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके लिए प्लस आइकन पर जाऊंगी, मीडिया पर जाऊंगी। उसके बाद फिर इसी लेयर को सेलेक्ट करके इसी को मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ। डुप्लीकेट कर लेने के बाद अब मैं इसका थोड़ा सा साइज एडजस्ट करती हूँ। तो उसके लिए मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूंगी, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाऊंगी, स्केल आइकन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी। तो उसके लिए मैं स्केल आइकन पर क्लिक करूंगी और इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगी। इतना छोटा हो जाए तो अब मैं इसको सेपरेट करके इसकी विड्थ को बढ़ा दूंगी और उसके बाद पोजीशन आइकन पर क्लिक करके इसकी पोजीशन को मैं एडजस्ट कर लूंगी। इतना कर लूँ तो उसके बाद जिस इमेज में मैंने इफेक्ट्स लगाने हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आप देखो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है इफेक्ट्स का। तो इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ऐड इफेक्ट पर जाएंगे
तो उसके बाद ड्राइंग एंड एजेस के ऊपर जाएंगे तो देखें आपके पास कितने सारे इफेक्ट्स हम अवेलेबल हो चुके हैं। फिलहाल मैं इसमें एक इफेक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ और वो है ग्लो इफेक्ट। और अब इसमें ग्लो इफेक्ट के इंस्ट्रक्शंस दिखा रहे हैं और स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ। तो आप नोटिस करो कि इसका बॉर्डर साइड सारा ग्लो होना शुरू हो गया है। तो मुझे कुछ और कलर चाहिए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके उसके बाद आप नोटिस करो कि राइट साइड पर आपको आइकन शो हो रहे हैं। तो पहला आइकन है कलर पिकर का, तो इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वीडियो में कहीं भी इमेज के ऊपर या वीडियो के ऊपर घुमाएंगे तो बॉर्डर पर वही कलर आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे कलर्स भी हैं कि आप अपनी मर्जी से इन कलर्स को चेंज कर सकते हो। देखिए मैं जैसे ही ऊपर नीचे घुमा रही हूँ तो बॉर्डर्स के ऊपर कलर्स चेंज हो रहे हैं। और इसके बाद है कलर व्हील। आप कलर व्हील के अकॉर्डिंग अपना कोई सा भी कलर खुद से भी बना सकते हैं, डार्क एंड येलो कर सकते हैं। और तो ये देखें, बट मैं अभी इसको सिंपल ही रखती हूँ। उसके बाद अब एक और इफेक्ट की बारी आती है। अब इस तरह से, तो उसके लिए मैं मीडिया के ऊपर जाकर कुछ पिक्चर्स ऐड कर देती हूँ। ओके, अब इस वाले इमेज को सेलेक्ट कर लेती हूँ और इफेक्ट्स पर जाती हूँ और ऐड इफेक्ट में जब जाऊंगी तो ब्लर इफेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगी तो कुछ इस तरह से हमें इफेक्ट्स शो होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शनल ब्लर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब आप नोटिस करो ये पूरा इमेज ही ब्लर हो चुका है। तो मैं इसको कुछ टाइम के लिए ब्लर रखना चाहती हूँ, तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर जाती हूँ और उसके बाद इसको क्लियर कर देती हूँ इस तरह। अब इसके दरमियान में एक स्मूथनेस ऐड कर देती हूँ। अब थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है, तो नेक्स्ट इमेज जब स्टार्ट होती है तो इसके ऊपर एक और इफेक्ट ऐड कर देती हूँ। मैं वार्प ब्लर इफेक्ट सेलेक्ट कर देती हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करूँगी और थोड़ा सा आगे जाकर एक की फ्रेम ऐड करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ को मैं वापस लेकर आती हूँ यहाँ और इसको बिल्कुल नील कर देती हूँ। तो अब इसकी मूवमेंट देखते हैं। अब थोड़ा सा आगे जाकर नेक्स्ट इमेज को सेलेक्ट करके ये थोड़ा सा आगे कर देती हूँ इस तरह ड्रैग करके भी, और यहाँ सेलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाकर ब्लर इमेज पर जाकर एक और इफेक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भी अब मैं एक की फ्रेम ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा आगे जाकर इसकी स्ट्रेंथ भी 0 कर दूंगी। फिर एक और इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। फिर एक और इफेक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। स्ट्रेंथ के ऊपर क्लिक करके एक की फ्रेम दे देती हूँ। तो अब इस पूरी एनिमेशन को चेक करते हैं। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि ये साथ साथ इमेजेस मूव भी करें। तो यहाँ पर इफेक्ट्स के ऊपर सेलेक्ट करती हूँ और ऐड इफेक्ट पे जाती हूँ। तो उसके लिए मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाऊंगी और इसमें जो इस तरह के कुछ इफेक्ट्स शो होना शुरू हो गए हैं। तो इसमें से मैं इस इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेती हूँ। स्टैंडर्ड सेटिंग्स में जाऊंगी। तो अब आप देखो कि ये किस तरह ये सर्कल मूव कर रहा है। तो अब इस इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक वीडियो ऐड कर ली है। उसके बाद अब इफेक्ट्स पर जाऊंगी और ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके इस फोर्थ वाले आइकन के ऊपर यानी डिस्टॉर्शन रैप इफेक्ट के ऊपर मैं जैसे सिलेक्ट करूंगी तो देखिए कितने सारे इफेक्ट्स हमें शो होना शुरू हो चुके हैं। तो अब मैं एक इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेती हूँ और स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पर आप देखें ऑप्शंस हमें ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो गए हैं कि ट्रांजिशन आउट करनी है या ट्रांजिशन इन करनी है। तो मैं यहाँ ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। अब इसको देखती हूँ, ये ट्रांजिशन आउट हो गई है। ये एंड में अगर इसको देखें तो, लेकिन अब क्योंकि ये एक पार्ट है अब शुरू में से तो ये मिसिंग है। तो उसके लिए मैं फिर क्या करूंगी, अगेन इफेक्ट्स पर जाकर ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके डिस्टॉर्शन रैप के ऊपर क्लिक करूंगी। कुछ और इफेक्ट्स को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओरिएंटेशन को पहले मैं चेंज करती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले की फ्रेम्स ऐड कर देती हूँ। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम में आके थोड़ी सी मैं इसकी ऐसे चेंजिंग कर देती हूँ। इसको थोड़ा सा आगे ले जाती हूँ। अब इसको मिड में सिलेक्ट करते हुए इसकी स्मूथनेस ऐड कर देती हूँ। ये हुआ एक इफेक्ट और इसी तरह एक और इफेक्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं फिर एक फुटेज को ले आती हूँ।
तो इस फुटेज को सिलेक्ट कर लेने के बाद अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर पोजीशन आइकन के ऊपर क्लिक करके मैं इसकी पोजीशन थोड़ी सी एडजस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर अब इसको मैं थोड़ा सा एनिमेट करती हूँ। इसको थोड़ा सा आगे ड्रैग करके और मिड में ले जाकर इसको स्मूथ कर देती हूँ। अब यहाँ पर इफेक्ट्स में जाना है। ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके मैं डिस्टॉर्शन और रैप इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके मिरर इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब अल्फा के ऊपर मैंने क्लिक किया है और थोड़ा सा आगे जाकर मैंने एक और क्लिक कर लिया है। इतनी स्मूथ और इतनी वीआईपी एनिमेशन हमारे पास रेडी हुई है। देखें, उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब जिस इफेक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है बैकग्राउंड्स और ओवरलेज वगैरह को बनाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके एक इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। इस वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेती हूँ और फिल एंड कंपोजिशन एरिया कर देती हूँ। अब इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, सपोज ब्लैक कर देती हूँ। उसके बाद इफेक्ट्स के ऊपर आना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर जाना है और उसके बाद प्रोसीजरल के ऊपर जाकर जैसे मैं सिंपल एंड स्टार फील्ड इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। फ्लो फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। तो अब देखते हैं इतना स्मूथ एनिमेशन हमारे पास रेडी हो चुका है। ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज्यादा है तो मैं इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देती हूँ। तो ये हमारे पास एक वायरल ओवरले तैयार हो चुका है। इसको सेव कर लेती हूँ। तो इसकी मदद से हम एक ग्रिड भी ऐड कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल है। तो ग्रिड के ऊपर क्लिक कर लूंगी एंड स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके अब इसका जो ऑफसेट है इसको मूव करवाना है एक्स एंड वाई। सबसे पहले मैं इसकी स्पेसिंग देख लेती हूँ कि कितनी कम होनी चाहिए। इतना हो जाए तो उसके बाद विड्थ इसकी थोड़ी नॉर्मल से रखनी है और उसके बाद इसका कलर मैं डार्क ग्रे कर देती हूँ और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाऊंगी तो इसकी स्मूथनेस थोड़ी सी कम कर देती हूँ। तो अब ये हमारे पास एक ग्रिड रेडी हो गया है। अब ग्रिड के अंदर मैं चाहती हूँ हल्की हल्की सी मूवमेंट हो, तो उसके लिए मैं प्रोसीजरल पर जाकर इसी डॉट पार्टिकल को सिलेक्ट कर लेती हूँ और फ्लाई फॉरवर्ड के ऊपर सिलेक्ट कर लेती हूँ। लेकिन इसकी स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी स्लो कर दूंगी ताकि इसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े से शो हों और आहिस्ता आहिस्ता से इसकी मूवमेंट हो। यहाँ तक उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब तुम सीखोगे कि किस तरह नल ग्रुप को क्रिएट किया जा सकता है। सबसे पहले ये समझो कि नल ग्रुप होता क्या है। तो नल ग्रुप के बारे में डिटेल से समझाने से बेटर है कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके साथ साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो उसके लिए मैं कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी इमेजेस मैंने सेलेक्ट की हैं ये अलग अलग मूव करने की बजाय एक साथ मूव करें। तो इन सब को एक साथ मूव करवाने के लिए मैं नल ग्रुप को सेलेक्ट करूंगी। तो उसके लिए मैं प्लस आइकन पर जाऊंगी और ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स पर जाकर नल ग्रुप को सिलेक्ट कर लूंगी और उसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। अब आप नोटिस करो कि जैसे मैंने नल ग्रुप को सिलेक्ट किया तो इसके अंदर सेटिंग्स देखें कि यह स्पीड रैंप यानी इसकी हम जो भी नल ग्रुप के अंदर चीजें करेंगे उसकी स्पीड को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, उसको स्प्लिट एंड ट्रिम वगैरह भी कर सकते हैं और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर देखें इसकी स्पेसेस भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि जैसे ही मैंने नल ग्रुप को सिलेक्ट किया तो इसके ऊपर इस तरह का स्टार शो होना शुरू हो गया है और उसके बाद इसकी इस तरह मूवमेंट। तो लेकिन अब देखें मैं जितनी भी मूवमेंट करवा रही हूँ ये अभी नहीं हो रही, कोई भी इमेज इसके साथ मूव नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इन इमेजेस को नल ग्रुप के साथ अटैच नहीं किया। इसके अंदर प्रेसेट्स भी मौजूद हैं कि अब जो भी चेंजिंग्स करना चाहें प्रेसेट्स की मदद से हम वो भी कर सकते हैं और इफेक्ट्स भी कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं इन सब इमेजेस को नल ग्रुप के साथ अटैच करती हूँ। तो उसको अटैच करने के लिए सबसे पहले मैं एक इमेज को सेलेक्ट करूंगी। तो जैसे एक इमेज को सेलेक्ट करूंगी तो ऊपर टॉप राइट साइड पर जाओगे तो आपको ये आइकन शो होगा। तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि जिस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो डार्क ब्लैक हुई हुई है, बाकी इमेजेस जो सिलेक्टेड नहीं हैं वो सेपरेट हुई हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ नल 1 सेलेक्ट कर दूंगी तो अब ये मेरी इमेज नल 1 के साथ लिंक्ड हो गई है। अब सेकंड वाली को क्लिक करूंगी तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो नल 1 के ऊपर करूंगी और थोड़ा सा आगे जाकर थर्ड लेयर को सिलेक्ट करके उसको भी नल 1 कर दूंगी एंड फोर्थ लेयर को सिलेक्ट करके उसको भी नल 1 कर दूंगी। अब जो भी चेंजिंग्स करूंगी इस नल के अंदर वो ऑटोमेटिकली सारी लेयर्स के ऊपर अफेक्ट करेंगी। ये देखें अब फर्स्ट करो मैंने इसको इधर कर दिया तो अब आगे चलकर देखते हैं तो जितनी भी इमेजेस है ना वो आप नोटिस करें बिल्कुल साइड हुई हुई हैं।
अब मैं चाहती हूँ कि जो भी एनिमेशंस लगाऊं, जैसे मैं प्रेजेंट्स लगाना चाहती हूँ या इनको मूव करवाना चाहती हूँ, ऑटोमेटिकली मेरी सारी इमेजेस, सारी वीडियोस वैसे के वैसे ही मूव करें। जैसे मैंने ऐड इफेक्ट पर जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाकर मैं कोई एक इसके अंदर मूवमेंट सेलेक्ट कर लेती हूँ, पल्स साइज को ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, ग्रो के ऊपर सेलेक्ट कर देती हूँ, ये मूव कर रही है। तो सेम इसी तरह आप जितनी भी इमेजेस आप देखेंगे वो सारी ही मूव कर रही हैं। अगर इसके अंदर मैं कोई सी भी सेटिंग करूंगी वो ऑटोमेटिकली सारी इमेजेस के ऊपर सेट हो जाएंगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा इसके साथ ही हमें एक और ऑप्शन भी मिलता है नल ग्रुप के अलावा, तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब प्लस आइकन के ऊपर जब क्लिक करूंगी, ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर जाऊंगी तो आपको ये एम्प्टी ग्रुप शो हो रहा है। तो जैसे ही मैं एम्प्टी ग्रुप को सिलेक्ट कर दूंगी तो ये देखें एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है। लेकिन अब ये जितनी भी इमेजेस हैं ये ग्रुप में नहीं गई हुई, ये अलग अलग हैं, तो इनको भी ग्रुप में सेलेक्ट किया जा सकता है। उसके लिए सिंपल इस इमेज को सेलेक्ट करना है, जहां हम लोगों ने नल 1 किया था वहां हम ग्रुप 1 कर देंगे। तो इसको बारी बारी उसी ग्रुप के अंदर हम ऐड करते जाएंगे। अब इस तरह की मास्किंग एनिमेशन करने के लिए मैंने एक इमेज को सेलेक्ट कर लिया है और प्लस आइकन के ऊपर क्लिक कर दिया है। मीडिया पर जाकर मैंने एक वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है जो कि अभी अभी क्रिएट की है। जबकि हमें इसको मास्किंग करने के लिए एक लेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उसके लिए शेप्स पर जाऊंगी और एक सर्कल शेप को सेलेक्ट करके जिस हिस्से को मैं मास्क करना चाहती हूँ ना, तो उसको मैं साथ में एडजस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा इस तरह। अब पहले मैं इसका साइज़ बढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं इस वाली लेयर को सेलेक्ट करके इन दोनों के ऊपर एडजस्ट कर देती हूँ कुछ इस तरह। अब देखिए मैं जो जो हिस्सा मेंशन कर रही हूँ ना, इसका मतलब जब मैं मास्किंग करूँगी ना सिर्फ यही पोर्शन ही आपको नज़र आएगा। इसको और इसको, इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके मिड पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आप नोटिस करो कि ये हमारे पास मास्किंग हो गई है और सर्कल में वही पोर्शन सेलेक्ट होके आया है जो कि हम सेलेक्ट करवाना चाहते थे। बट इसके थोड़े से बॉर्डर्स जो है ना वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहे हैं, तो उनको करने के लिए बॉर्डर एंड शेडो पर जाऊंगी, इनसाइड, सेंटर या आउटसाइड बॉर्डर। तो मैं आउटसाइड बॉर्डर को सेलेक्ट करके इसको इस तरह थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर मैं शेडो भी ऐड कर देती हूँ। ब्लेंडिंग और ओपेसिटी को समझाने के लिए मैंने एक इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। अब प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके और मीडिया पर जाकर जो ओवरले मैंने अभी तैयार की थी उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद अब ब्लेंडिंग के ऊपर जाऊंगी तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसका मतलब होता है कि इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करना, और इसका मतलब जो नीचे होते हैं डार्कन और लाइटन, इसका होता है कि मल्टीप्लाई, यानी कि पिछली लेयर के साथ एडजस्टमेंट हो जाना। तो किसी भी तरह सेलेक्ट करने से पहले इस तरह आप चेंजिंग कर करके देख लेना कि आपकी जो वीडियो है या आपकी एक लेयर दूसरी लेयर के साथ किस तरह मर्ज हो रही है। तो मैं लाइटन के ऊपर जाऊंगी और स्क्रीन कर दूंगी। अब इसकी मूवमेंट भी हो रही है और ये सारा, तो अब इसको सेलेक्ट करके इसका साइज में एडजस्ट कर देती हूँ और ऊपर वाली को सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड इसकी ट्रिम कर देती हूँ। ब्लेंडिंग के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं तो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाती हूँ तो कॉन्ट्रास्ट भी आ जाते हैं कि है लाइट से इसके अंदर चेंजिंग्स होना, ओवरले, और ये तो जो आपको सूटेबल लगे आप वही वाली सेलेक्ट करके इसको चेंजिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी मास्किंग आ रही है तो चलो इस वाले मास्क को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ब्लेंडिंग के ऊपर जब जाऊंगी और थोड़ा सा नीचे जाकर मास्क के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये हमारी वो जो पूरी इमेज थी वो एक मास्क के अंदर कन्वर्ट होकर आ गई है। अब कलर ग्रेडिंग के बारे में समझते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल होती है और एक कलर के अंदर दूसरा कलर ही इमर्ज हो जाता है। कलर ग्रेडिंग के ऊपर मैंने तकरीबन एक लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको लाजमी देख लेना ताकि आपको इसमें कलर ग्रेडिंग करना इजी हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब इसको सेलेक्ट करती हूँ, इफेक्ट्स के ऊपर जाती हूँ, एड इफेक्ट के ऊपर जाती हूँ तो आपको सबसे पहले ही एक इफेक्ट नजर आएगा कलर लाइट। अब आप देखो कितने सारे कलर्स हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अब सबसे पहले मैं एक कलर बैलेंस के ऊपर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर लेकर जाती हूँ। अब नोटिस कर लो कि ये पहले कौन सा कलर है। ठीक है, उसके बाद अब मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करके बैक साइड पे जाऊंगी तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और फ्रंट के ऊपर जाऊंगी तो ये देखें थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो और सेटिंग्स हो जाएगी इसकी। अभी मैं आपको इसके मिड टोन्स वगैरह बताती हूँ। कलर ग्रेडिंग के ऊपर मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, अगर नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके उसको लाजमी देख लो। तब जैसे चेंजिंग्स करते जा रहे हैं ये और ये, अब जो पहले थी उसका कुछ और कलर था, जो अब है उसका कलर कुछ और है।
सबसे पहले मैं कुछ इमेजेस ऐड कर देती हूँ। तो ये मैंने एक इमेज को सिलेक्ट कर दिया और ये प्लस आइकन पर ले गई और इसको मैं यहाँ सेट कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका साइज एडजस्ट कर देती हूँ ताकि थोड़ा बैकग्राउंड आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इसको फिल एंड कंपोजिशन एरिया और एक और इमेज को मैं ऐड कर देती हूँ। तो उसके बाद अब मैं प्लस आइकन पर जाने के बाद एक और PNG को ऐड कर देती हूँ। फिर मीडिया पर जाकर एक इमेज को सिलेक्ट कर देती हूँ और उसको थोड़ा सा मैं इस तरह हाइड कर देती हूँ। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करके इस तरह ऐड कर देती हूँ और फिर प्लस आइकन पर जाकर अब मैं मल्टीपल लेयर सेलेक्ट करने लगी हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर और अच्छे से समझ आए। एक और इमेज सेलेक्ट कर देती हूँ जल्दी से और उसको इस तरह एडजस्ट कर देती हूँ और इसको इस तरह डुप्लीकेट करती जाती हूँ और इसको जल्दी से मैं यहाँ सेटिंग कर देती हूँ। उसके बाद अब इन सब लेयर्स को सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद इसको अगेन डुप्लीकेट कर देती हूँ। इनके साइजेस थोड़े से एडजस्ट करती हूँ ताकि हमें पिछली लेयर सही से नजर आ सके। ओके, अब इतना हो जाए तो उसके बाद यहीं पर इस इमेज को मैं सेलेक्ट करूंगी। अब उसके बाद ब्लेंडिंग के ऊपर जाऊंगी एक इमेज को सेलेक्ट करके और यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड करूंगी और यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड करने के बाद इसको बिल्कुल शुरू में ले जाने के बाद इसको बिल्कुल ही डिसअपेयर कर दूंगी। तो अब इसको देखते हैं। अब ये हमारे पास सारी प्रिपरेशन हो चुकी हुई है। तो अब बेसिक काम क्या होता है, अब ये सारी लेयर्स हमारे पास बन चुकी हैं। तो अब कैमरा इफेक्ट को ऑन करती हूँ, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर कैमरा को सिलेक्ट कर लेती हूँ। कैमरा को सिलेक्ट कर लेने के बाद अब इसको इनेबल कर देती हूँ। ये हमारे पास इनेबल हो गया। तो अब आप गौर करो, अगर इसको मैं हाइड करके दिखाती हूँ कि जो हमारी पूरी इमेज थी उसका एक स्पेसिफिक पार्ट जो है ना वो शो हो रहा है हमें। इस स्पेसिफिक पार्ट के मतलब कि ये हिस्सा जो है ना कैमरा को जैसे ऑन किया ना, ये हिस्सा कैमरा के सामने आएगा, बाकी जितना भी हिस्सा है ना वो प्रोमिनेंट नहीं होगा या वो नजर नहीं आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब कैमरा के थ्रू इसको एनिमेट करते हैं। जैसे अब मैं इस कैमरा को सिलेक्ट कर देती हूँ। अब कैमरा को जैसे सिलेक्ट किया तो इसके ऊपर भी नल इफेक्ट के जैसे ही आपको सारी चीजें शो हो रही हैं। प्रेसेट्स, मूव एंड ट्रांसफॉर्म, कैमरा ऑप्शंस, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर Z एक्सेस को क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर आती हूँ। की फ्रेम दे देती हूँ थोड़ा सा आगे, यहाँ तक की फ्रेम देने के बाद इसको वापस, अब ये हिस्सा शो हो गया है। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसका लेफ्ट साइड पर इसको मूव करवाया जाए। तो मैं यहीं पर इसको की फ्रेम दे दूंगी और थोड़ा सा आगे की तरफ इसको की फ्रेम दे दूंगी और अब Z एक्सेस के ऊपर जाकर इसको थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ा दूंगी और X एंड Y के ऊपर जाकर इसको थोड़ा सा इस तरह सेट कर देती हूँ। तो अब इसको देखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारा कोर्स समझ आ चुका होगा। अब इसके बाद बारी आती है वेक्टर ड्राइंग की। तो वेक्टर ड्राइंग को करने से पहले यहाँ पर मैं एक इमेज को सेलेक्ट कर लेती हूँ। इमेज सेलेक्ट कर लेने के बाद इसको फिल एंड कंपोजिशन एरिया कर देने के बाद यहाँ इसका कलर मैं ब्लैक कर देती हूँ, ब्लैक नहीं येलो कर देती हूँ ताकि हमें आर्क्स अच्छे से नजर आए। तो वेक्टर ड्राइंग पर जाऊंगी, आपको इस तरह का स्टार शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आएंगे और इसको एक सेकंड पॉइंट के ऊपर जाकर इस तरह टैप कर देंगे। टैप कर लेने के बाद आप देखो तो राइट साइड पर हमें कुछ शो हो रहे हैं। तो यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इस तरह का ऑप्शन नजर आएगा। तो अब यहाँ पर ये हिस्से शो हो रहे हैं। तो मैंने इस वाले हिस्से को क्लिक किया और क्लिक कर लेने के बाद जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हमें यहाँ पर 2 डॉट्स शो हो गए हैं। तो मैं इस वाले डॉट को क्लिक करूंगी और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर आऊंगी और लेकर आने के बाद इसको इस तरह आर्क की मदद से यानी इसको इस तरह एडजस्ट कर दूंगी। एडजस्ट कर लिया तो मैंने एक पार्ट को सेलेक्ट कर दिया। जब आप नोटिस करो कि इस तरह के पार्ट्स को सिलेक्ट करके हम आर्क्स को एडजस्ट और रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं अब थोड़ा सा इस तरह नीचे स्क्रॉल करूंगी तो मेरे पास अब ये शुरू वाला पॉइंट आ गया। तो मैं उसके ऊपर भी क्लिक करूंगी। क्लिक कर लेने के बाद अब इसको मैं आगे या पीछे कहीं भी इसको मूव करवा सकती हूँ। तो ये आर्क हमारी एक बन चुकी है। अब इस आर्क को सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट कर लेने के बाद इसका कलर एंड फिल रिमूव कर देना है और उसके बाद बॉर्डर एंड शेडो पर जाकर इसका स्ट्रोक ऐड कर देना है और स्ट्रोक का कलर मैं कर देती हूँ वाइट। और वाइट करने के बाद अब इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ। तो अब इसको एनिमेट करके हम आर्क्स और बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। अब किसी भी
इमेज या क्लिप को 4K HDR क्वालिटी में कन्वर्ट करना हो तो उसको भी एलाइट मोशन के ऊपर किया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने एक इमेज को सिलेक्ट कर दिया है और इफेक्ट्स के ऊपर गई हूँ। ऐड इफेक्ट के ऊपर जाकर यहाँ पर सर्च कर लेना है चैनल। अब आप देखें कि दो तरह के हमें शो हो रहे हैं चैनल, यानी रीमैप्स द रेड, ग्रीन, ब्लू एंड रेड अल्फा जो चैनल है इसको हम चेंजिंग कर सकते हैं, जबकि जो नीचे वाले हैं वो सैचुरेशंस वगैरह के लिए हैं। तो इसको छोड़ के हम अब चैनल रीमैप के उसके ऊपर क्लिक कर दूंगी और स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर लेकर जाऊंगी। तो अब आप नोटिस करो यहाँ पर ना कुछ कलर शो हो रहे हैं RGBA। तो अब मैं इसमें से B वाला यानी ब्लू को थोड़ा सा आगे कर देती हूँ इसके ऊपर। तो ये देखें सारा ब्लू हो गया है, बट मैं इसको ब्लू नहीं करना चाहती तो इसका कलर और चेंज हो गया। और अगर मैं इसको रेड कर देती हूँ तो ये देखें और एक खूबसूरत सा कलर शो होना शुरू हो गया है और ये बिल्कुल ही डार्क ग्रीन, डार्क ब्लैक हो गया है कलर। तो इसको मैं यहाँ और इसको मैं यहाँ कन्वर्ट कर दूँ। तो इसी तरह आप कलर्स के साथ चेंजिंग्स करके अपनी जो वीडियो है या अपनी सिंपल सी इमेज है उसके कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा सैचुरेट करना चाहती हूँ तो इफेक्ट्स में जाकर ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर सैचुरेशन कर दूंगी। अब सैचुरेशन को सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ, इसको मैं रेड ही रखती हूँ और इसको जो है ना मैं ग्रीन का इसको थोड़ा सा इस तरह कर दिया। सैचुरेशन के बारे में अगर कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो इस क्लिप को गौर से देख लेना। ये देखिए ये थोड़ा सा पीछे और इसको थोड़ा सा आगे लाइट सा कर देती हूँ। तो ये अब एक 4K HDR क्वालिटी की जो है हमारे पास इमेज तैयार है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक एनिमेशन भी क्रिएट कर देती हूँ। पहले इसको बिल्कुल 0 प्लस आइकन पर जाकर थोड़ा सा आगे जाकर और इसको सिनेमैटिक कलर दे देती हूँ। तो अब ये देखते हैं। उम्मीद है आपको इसके बारे में भी समझ आ चुकी हो कि